और काठमांडू में मौजूद पशुपतिनाथ मंदिर, जहां पर आस्था का सैलाब उमड़ा हमेशा से नजर आता रहा है, वहीं पर हमारे सहयोगी आनंद तिवारी भी मौजूद है। आनंद, आपकी हर रिपोर्ट के जरिए हमने नेपाल की मौजूदा हालात को देख भी लिया, समझ भी लिया, लेकिन इस वक्त क्या कुछ नेपाल के अंदर खेमे चल रहा है? आनंद, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही है तो नेपाल की मौजूदा स्थिति, मौजूदा हालात को लेकर क्या जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया की टीम जो पशुपतिनाथ मंदिर है, जो काफ़ी ऐतिहासिक और प्रसिद्ध मंदिर है नेपाल का, उसके ठीक प्रीमाइसेस के बाहर हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। यहाँ पे लगातार श्रद्धालुओं का आना जाना लगातार यहाँ पर जारी है। ये पशुपतिनाथ मंदिर के तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और कुछ ऐसा ही जो पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर का जो एक हाईवे है, आप देख सकते हैं फ्लाईओवर है, उसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर आर्मी के जवान जो है वो इस फ्लाईओवर के ऊपर तैनात किए गए हैं। चप्पे चप्पे पे आर्मी के जवान जो है इसी तरह से नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अत्याधुनिक हथियारों के साथ जो जवान है वो यहाँ पे तैनात किए गए हैं। और इस रूट पर आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, इस पूरे रूट पर आप देख सकते हैं आगे लगातार आपको हर जगह थोड़ी थोड़ी दूरी पे आर्मी के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। क्योंकि पशुपतिनाथ मंदिर एक संवेदनशील और काफ़ी ऐतिहासिक मंदिर है, ऐसे में यहाँ की सुरक्षा भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। हज़ारों के तादाद में श्रद्धालु देश दुनिया से पशुपतिनाथ मंदिर दर्शन करने आते हैं। और आज अगर आप देखेंगे तो केवल सरकारी वाहन जो हैं, हूटर लगी गाड़ियाँ जो हैं, आर्मी के वाहन जो है वो सड़कों पर नज़र आ रहे हैं। लगातार आर्मी के जवान अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं। हमने देखा संसद भवन के आसपास कि लोग घरों में रहें और बेवजह घरों से ना निकलें, जो बहुत ज़रूरी काम हो तो ही वो घरों से निकलें और घरों में रहें। कर्फ्यू जैसे हालात हैं ये बताया जा रहा है। और लेकिन आज लोगों ने अपनी दुकानें खोली हुई हैं, आवाजाही पहले से ज़्यादा दिख रही है। और लगातार कल देर रात राष्ट्रपति जो यहाँ के जो आर्मी चीफ हैं उनसे प्रदर्शनकारियों ने बात की, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। आज भी एक अहम बैठक हो सकती है। जो जेनजी जो रिवोल्यूशन से जुड़े जो बड़े चेहरे हैं उनसे अब यहाँ की चाहे राष्ट्रपति हो चाहे आर्मी चीफ हो की लगातार बैठकें होंगी। आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा ताकि आगे का रास्ता तय किया जाए, क्योंकि तख्ता पलट हो गया है नेपाल का। आगे क्या होगा, संसद भवन जल के राख हो चुका है। तो ऐसे में नई सरकार कब बनेगी, सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहेगा, यहाँ के राष्ट्रपति क्या कुछ घोषणा करते हैं, अभी आर्मी कितने दिनों तक जो है नेपाल को कंट्रोल करेगी, और जो आवाम है, जो प्रदर्शनकारी हैं, उनका आगे क्या रुख रहेगा, उनकी क्या डिमांड्स हैं, सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। आने वाले 2-3 दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है नेपाल की राजनीति को लेकर, नेपाल के की जनता को लेकर और नेपाल के हालात को लेकर। लेकिन क्योंकि हमने आपकी बहुत सारी रिपोर्ट यहाँ पर देखी है आनंद, ग्राउंड जीरो से, जहाँ पर हमने संसद परिसर के बाहर, उसके अंदर से किस तरह की खौफनाक तस्वीरें सामने आई। कल रात ही एक बिल्डिंग को पूरे आग के हवाले कर दिया गया। बहुत सी ऐसी खबरें सामने आ रही हैं तस्वीरों के साथ। आज क्या लगता है, क्या वो हिंसा की आग अभी थमती हुई दिखाई देती है? देखिए, बिल्कुल अभी स्थिति नियंत्रण में है। नेपाल पुलिस ने ट्विटर के जरिए एक अपील भी की है। जिस तरह से जो सोशल मीडिया पे कुछ फेक न्यूज़ चल रही थी, कुछ बाहर के फोटोग्राफ लगा के ये बताया गया कि 22 लोग लापता हैं, कई सारे लोगों की संसद के अंदर मौत हो गई है, इसको भ्रामक और फेक न्यूज़ बताया है नेपाल पुलिस ने। तो लगातार सोशल मीडिया पे भी नेपाल पुलिस कह रही है कि नज़र जो है सोशल मीडिया पे भी रखी जा रही है और सोशल मीडिया के जरिए माहौल खराब करने की जो शरारती तत्व हैं वो कोशिश न करें। देखिए, मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ, यहाँ पे अनाउंसमेंट हो रहा है। देखिए, नेपाल पुलिस इस तरह से देखिए अनाउंसमेंट कर रही है। देखिए, ये देखिए, ये नेपाल पुलिस का अनाउंसमेंट हो रहा है लगातार कि लोग घरों में रहें, बेवजह ना निकलें। ये देखिए, इस तरह से नेपाल पुलिस का अनाउंसमेंट हो रहा है और जगह जगह नेपाल पुलिस के जो ये आर्मी का अनाउंसमेंट है, माफ कीजिए, इस तरह से नेपाल पुलिस भी अनाउंसमेंट करी है। आर्मी की टुकड़ियां देखिए, ये जिप्सी में आर्मी के जवान जो हैं ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि लोग घरों में रहें, बेवजह ना निकलें। इस तरह से हमने देखा है कि जगह जगह जो आर्मी का कॉन्वा है वो लगातार हमें नजर आ रहा है और जवान जो है वो नजर आ रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर की हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब राष्ट्रपति, पुलिस चीफ और आर्मी चीफ ये लोग ही हैं जो नेपाल के हालात को संभाल सकते हैं। प्रधानमंत्री ओली का इस्तीफा हो गया, उन्हें एक सेफ हाउस दिया गया है, वो कहाँ पर है किसी को नहीं जानकारी है। बहुत सारे जो कैबिनेट के मंत्री थे उन्हें चोट आई है, बहुत सारे जो प्रीमाइसेस थे सरकारी उन्हें तबाह कर दिया गया है। तो ऐसे में नेपाल का आगे क्या होगा,
तो उसको लेके आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। एयरपोर्ट पे भी हमने देखा कि काफ़ी सख्ती थी, वहाँ पे फोर्स नज़र आ रही थी कल, चूँकि एयरपोर्ट से पर काफ़ी हंगामा हुआ एयरपोर्ट के बाहर। लेकिन आज जो नेपाल की सूरत है वो थोड़ी राहत भरी है, लेकिन अभी भी संवेदनशील बनी हुई है और लगातार पुलिस और जो नेपाल की आर्मी है वो लगातार चप्पे चप्पे पे नज़र बनाए हुए हैं। आनंद, इसके अलावा क्योंकि ये पूरी रिपोर्ट जो हमने देखी जिसमें अब पूरा नेपाल जो है वो किस तरह से बदलाव की एक बड़ी मांग यहाँ पर कर रहा है, दो नाम यहाँ पर सामने आ रहे हैं। इन दो नामों को लेकर कहा जा रहा है कि ये प्रधानमंत्री रेस में आगे हैं, लेकिन क्या कुछ इस नई सरकार का ये पूरा प्लान यहाँ पर सामने आ सकता है? लगता है आपको कि आने वाले 3 से 4 दिन नेपाल की सियासत के लहजे से बहुत ज्यादा अहम है? देखिए, बिल्कुल जो यहाँ के मेयर हैं वो अभी सत्ता पे काबिज हो सकते हैं, क्योंकि उनके अगर आप ट्वीट देखेंगे, उनके व्यक्तित्व देखेंगे तो वो नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया पे सुर्खियां बटोरते हैं। टाइम्स जैसी मैगजीन और इंटरनेशनल मीडिया ने उनकी काफ़ी तारीफ की है और यहाँ के युवा भी चाहते हैं कि जो यहाँ के मौजूदा मेयर हैं उन्हें सत्ता पर काबिज किया जाए। लेकिन ये सब काफ़ी इसमें वक्त लगेगा, देखना होगा कि आगे राजनीतिक समीकरण कैसे नेपाल के बनेंगे, क्योंकि नेपाल को स्थिर सरकार की जरूरत है। बहुत सारे लोगों से हमने बात की, उनका कहना था कि नेपाल में जो सत्ता पे काबिज होता है वो अपने सगे संबंधियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार वालों का उनको एक बड़ी जिंदगी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन आम जनता को भूल जाते हैं वो नेता। यही वजह थी कि नेपाल में इतना बड़ा तख्ता पलट हुआ। जो सूरत हाल हमने बांग्लादेश और श्रीलंका का देखा था उससे कहीं भयावह चेहरा नेपाल का देखने को मिला, जहां की संसद है, जो लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के घर तक प्रदर्शनकारी घुस गए। एक पूर्व प्रधानमंत्री की जो पत्नी है उनकी जल के मौत हो गई। कई छात्र जो है प्रदर्शनकारी उसमें मौत के घाट उतरे और पुलिस और फोर्स को जो है वो हथियार उठाना पड़े। लेकिन अभी स्थिति बदली नजर आ रही है, सड़कें खाली हैं, लेकिन आम जनजीवन जो है वो धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है। अभी भी लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो बाहर ना निकलें। आज हमें प्रदर्शनकारी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, केवल जगह जगह आर्मी के जवान, उनका कॉन्वॉय और इस तरह से जो उनकी गाड़ियां हैं वो नजर आ रही हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, ये पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर की तस्वीरें हैं। हालांकि पशुपतिनाथ मंदिर पर इसलिए फोर्स को नहीं रखा गया क्योंकि जो श्रद्धालु डरे नहीं, इसके लिए उसके आसपास जो है वो आर्मी को तैनात किया गया है। तो हमारे सहयोगी आनंद देखिए पूरी जानकारी देते हुए कि इस वक्त किस तरह से नेपाल की राजधानी काठमांडू के अंदर सुलगती हुई जो तस्वीर यहां पर 8 सितंबर की रात से सामने आ रही थी, जिसने कल पूरी तरह से भयानक खौफनाक लपटों को यानी कि 9 सितंबर को पूरा सबके सामने रख दिया। और आखिरकार आज की जो तस्वीर है आनंद, एक बार फिर से हम चाहेंगे बहुत सिलसिलेवार तरीके से, जब आप यहां पर पहुंचे हालात कैसे थे, और अभी सुबह 10:31 हो गए हैं, इस बीच का ये पूरा वक्त इन हालातों को लेकर कैसे उतार चढ़ाव आया? देखिए, कल जब न्यूज़ 18 इंडिया की टीम एयरपोर्ट पर पहुंचती है तो हमने देखा कि हमारे को एक गाड़ी मुहैया, हमने गाड़ी एक हायर की, लेकिन बहुत सारे मीडिया पर्सन रहते थे जिन्हें गाड़ी नहीं मिल रही थी। कुछ लोगों ने बाइक से लिफ्ट ली और ग्राउंड जीरो तक पहुंचने के लिए यहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट थे वो पूरी तरह से चरमरा गए थे। और एयरपोर्ट के आसपास के जो रास्ते थे वहाँ से लोग पैदल चलते हुए जो है अपनी होटल तक पहुँच रहे थे। सभी लोगों से जो प्रदर्शनकारी थे उनका पासपोर्ट चेक कर रहे थे, उनका वैलिड आई कार्ड चेक कर रहे थे। इतनी तक जो है वो प्रदर्शनकारी जो है वो उग्र हो गए थे। और उसके बाद जो कल हमें देखने को मिला कि कल हमें सड़कों में पुलिस आर्मी नजर नहीं आ रही थी, लेकिन आज सूरत बदली हुई है, क्योंकि कल 10 बजे रात से आर्मी ने पूरे नेपाल को, काठमांडू को अपने कंट्रोल में किया। उसके बाद नेपाल की आर्मी ने अपील की लोगों से कि वो शांति बनाए रखें और उनकी बातों को सुना जाएगा। उन्हें मंच दिया गया कि उनके प्रतिनिधि आए, जेनजी आंदोलन से जुड़े हुए जो प्रतिनिधि हैं वो आए और अपनी बात रखें। नेपाल की आर्मी ने ये तक कहा कि जो लोग मारे गए हैं उनके और उनके परिवार के लिए शोक संवेदना आर्मी की है, और भ्रामक जो है वो पोस्ट लोग ना डालें, सोशल मीडिया पे अफवाह ना फैलाएं और शांति व्यवस्था बनाए रखें। नेपाल के लोगों की आर्मी सुध लेने की कोशिश कर रही थी, एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही थी कि शांतिपूर्ण माहौल बने। और यही वजह है कि कल देर रात जो जानकारी मिल रही है कि आर्मी चीफ से कुछ प्रतिनिधि मंडल जो है जेनजी का, कुछ छात्र जो हैं युवा, उन्होंने मुलाकात की है और उसमें यह निकला है कि कुछ बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की गई है कि अब जो सड़कें हैं वो खून से लाल ना हो, जो सरकारी संपत्ति उसे नुकसान ना पहुंचाया जाए, चाहे पार्लियामेंट हो, यहाँ की कोर्ट हो, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के घर हो, उनको ना जलाया जाए, क्योंकि अब सब कुछ नेपाल में तबाह हो चुका है। सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से जला दिया गया है।
ऐसे में अब नेपाल पटरी पे कैसे लौटेगा? जो नेपाल जल चुका है, वो सड़कों पे जो लोग निकलने से डर रहे थे, वो आवाम सड़कों पे कैसे वापस आएगा? इसको लेके नई रणनीति जो है अब तैयार की जाएगी। लेकिन इसके अलावा आनंद, क्योंकि अब आने वाले 2 से 3 दिन बहुत ज्यादा खास हैं। अब तो सरकार गिर चुकी है, जो प्रदर्शनकारी चाहते थे वो यहाँ पर हो चुका है, जिस चीज को लेकर उनके अंदर उबाल मच रहा था वो भी सामने आ चुका है। क्या ये माना जाए, अगर अब हिंसा की आग दिखाई देती है तो ये अराजक तत्वों के जरिए होगी, ना कि प्रदर्शनकारियों के जरिए, जो कि जेनजी सड़क पर उतरा था? देखिए, लगातार कल हमने बहुत सारे लोगों से बात की, बहुत सारे लोग मीडिया से नाराज भी थे। उनका कहना था कि यह आंदोलन केवल सोशल मीडिया पे बैन लगाने की वजह से नहीं हुआ है। दरअसल जो ओली सरकार थी, जो यहाँ के प्रधानमंत्री थे, जो यहाँ की कैबिनेट थी, उन लोगों ने नेपाल के लोगों की सुध नहीं ली। यहाँ पे जो करप्शन था वो चरम पे था, यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो इस तरह से नहीं था कि युवाओं को रोजगार मिले, बेरोजगारी चरम पे थी, यहाँ पे महंगाई जो है वो चरम पे थी, और यहाँ पे जो लोग है वो एक तरीके से जनता जो है वो यहाँ पे जो वीआईपी कल्चर था उससे त्रस्त हो चुकी थी। जो नेता मंत्री है, हमने देखा कि उनके परिवार वालों के जो पोस्ट है वो सोशल मीडिया पे कई तरह के वायरल हुए, जिसमें वो एक लेविश लाइफ जीते हुए दिख रहे हैं। और शायद यही वजह थी कि जब उनको क्रिटिसाइज करने की कोशिश की लोगों ने, जब उन्हें ट्रोल करने की कोशिश की, जब उन्हें उजागर करने की कोशिश की, तो शायद जो जनता है वो उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई, इसलिए सोशल मीडिया पर बैन लगाया गया। लेकिन सरकार की अपनी अलग दलील थी। सरकार का कहना था कि उन्हें अपने दफ्तर जो है वो नेपाल में खोलना चाहिए, जो भी सोशल मीडिया से जुड़ी कंपनियां हैं, और तभी उन्हें जो है वो मान्यता दी जाएगी कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यहां से रन कर सके। लेकिन जो यहाँ के युवा थे, जो जेनजी आंदोलनकारी थे, उनका कहना था कि आंदोलन सोशल मीडिया की बैन की वजह से नहीं है, दरअसल करप्शन और बेरोजगारी, ये 2 बड़े मुद्दे थे जिससे कि यहाँ की जनता त्रस्त हो चुकी थी। इसलिए वो चाहती थी कि तख्ता पलट हो, और वो तब तक शांति रही जब तक कि जो प्रधानमंत्री है उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद भी लोगों का कहना था कि आखिर वो प्रधानमंत्री भाग क्यों गए, वो कहाँ हैं, उनके बारे में जानकारी क्यों नहीं मिल रही है। यही वजह कि आर्मी को उन्हें सेफ हाउस देना पड़ा, और अभी किसी को कुछ नहीं पता है कि प्रधानमंत्री जो है, जो पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, अब वो कहाँ पर हैं। आनंद, इसके साथ साथ क्योंकि आपने तस्वीरें दिखाई, ये तमाम रिपोर्ट्स के जरिए नेपाल के हालात को हमने यहाँ पर समझा, क्योंकि साल 2008 के बाद से अब तक 14 सरकारें यहाँ पर आई गई, कोई भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। ऐसे में क्या अब नेपाल की जनता, नेपाल की सियासत एक ऐसी सरकार चाहेगी जो कि कम से कम स्थायी हो, जो नेपाल की जनता की भलाई के लिए और विकास के लिए हो, जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो? देखिए, बिल्कुल यहाँ के लोगों के जहन में एक ये चीज भी है कि नेपाल पे किसी दूसरे देश का कंट्रोल क्यों होता है। नेपाल के लोग रोजगार के लिए कतर या गल्फ कंट्री या भारत क्यों जाते हैं? क्यों नेपाल में ऐसे अवसर नहीं है कि यहाँ पे नेपाल के युवाओं को, महिलाओं को रोजगार मिले, उन्हें दूसरे देश में नौकरी करने के लिए नहीं जाना पड़े? ये नेपाल आखिर सेल्फ डिपेंड कब बनेगा? ये दूसरे लोगों की कठपुतली बन के रहेगा? ऐसे भी लोगों ने आरोप लगाया कि आखिर हमारे नेपाल में चाइना और दूसरे जो कंट्री उनका इंटरफेयर क्यों होता है। तो कहीं ना कहीं नेपाल के लोगों के अंदर गुस्सा था, वो गुस्सा जो वो बाहर जाहिर नहीं कर पा रहे थे, इस जेनजी आंदोलन के जरिए वो गुस्सा बाहर आया, सड़कों पे आया, उग्र हुआ, प्रदर्शन इतना उग्र हुआ कि